नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। एलएसी पर गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन की सेना पीछे हटी है और इसकी इनसाइड स्टोरी अब इंडिया टीवी के पास मौजूद है। एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास मौजूद है। हम कह सकते हैं कि चीन पीछे हटा नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाउड और क्लियर मैसेज की वजह से चीन को पीछे धकेला गया है। और यह काम इस एकजुट देश ने और उस देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। चीन की यह गलतफहमी थी कि भारत पहले की तरह शायद नरम रवैया दिखाएगा, वो जो करना चाहेगा वो करेगा और भारत का रवैया नरम होगा। लेकिन जब यह विवाद शुरू हुआ और भारत का जो रुख रहा, उसे जल्दी ही इस बात का एहसास हो गया कि उसके सामने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई का न्यू इंडिया है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि भारत दोस्तों से दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनों से आंख में आंख डालकर बात करना भी जानता है। मोदी ने सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक कदमों के जरिए निर्णायक फैसले लेकर चीन को पीछे धकेल दिया। चीन पर पीएम मोदी का स्टैंड पहले दिन से क्लियर था। भारत की संप्रभुता से 1 इंच समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्री से लेकर एनएसए तक पूरी मशीनरी को लगाया गया। वो अपनी ड्यूटी में जुटे थे। भारत के सख्त रुख से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए दूतावासों का इस्तेमाल किया गया। डिप्लोमेट्स को एक्टिव कर दिया गया। जो इंडियन डायस्पोरा है उसका इस्तेमाल किया गया। इसी के बाद अमेरिका के तमाम सीनियर सांसदों ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव जानकारी है उसके मुताबिक मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्दे के पीछे काम चल रहा था, इसका असर हुआ। कई सीनेटर्स, जिसमें रिक स्कॉट का नाम है, मार्को रूबियो का नाम है, टॉम कॉटन का नाम है, इलियट एंजल का नाम है, एमी बेरा का नाम है, ये तमाम ऐसे अमेरिकी सांसद थे जिन्होंने चीन के खिलाफ बोलना शुरू किया और चीन पर दबाव बनना शुरू हुआ। इस प्रधानमंत्री की कूटनीति के बाद अगली रणनीति बनाई गई और यह रणनीति थी डायरेक्ट एलएसी के लिए। पीएम ने एक सरप्राइज दौरा किया, किसी को खबर तक नहीं लगी और वो सीधे लेके फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गए। पीएम के इस कदम से चीन हिल गया। एक तरीके से कहिए फाइनल नेल इन द कॉफिन, यानी जो दबाव बनता जा रहा था उसमें आखिरी कील साबित हुआ प्रधानमंत्री का यह दौरा, जिससे बहुत स्पष्ट मैसेज गया कि भारत ना तो झुकता है ना डरता है, दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर बात करता है, दोस्ती निभाता है। लेकिन अगर आप दुश्मनी पर आइएगा तो भारत आपको जगह दिखाना भी जानता है। भारत ने जिस तरीके से 49 ऐप्स बैन किए, वो टेक्निकल तरीके से चीन को बड़ा मैसेज गया। टेक्निकल स्ट्राइक थी वो, डिजिटल स्ट्राइक थी वो। भारत की लोगों ने जिस तरीके से चीन के सामान का बहिष्कार शुरू किया, चीन की कई कंपनियों ने वहां की सरकार को यह मैसेज दिया कि जल्द से जल्द भारत से विवाद सुलझाइए, नहीं तो हमें बहुत नुकसान होगा। यानी इकोनॉमिक फ्रंट, स्ट्रैटेजिक फ्रंट, टेक्नोलॉजिकल फ्रंट, हर जगह भारत ने चीन पर जो दबाव बनाया, चीन को पीछे धकेला, उसी का नतीजा है कि चीन के सैनिक आज पीछे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, एक लाइन में कहूं तो चीन पीछे गया नहीं है, उसे पीछे धकेला गया है। निश्चित तौर पे। और विस्तारवादी चीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीमू दौरे में जो कुछ कहा, जो कुछ किया, उस मैसेज का सीधा असर ये हुआ कि आज चाइना पीछे नहीं गया है, बल्कि उसको पुश बैक किया गया, पीछे धकेला गया है। और आप समझे सीधे सीधे कि बातचीत तो बहुत दिनों से चल रही थी। मिलिट्री कमांडर लेवल पे जो बातचीत चल रही थी उसमें लाउड एंड क्लियर शब्दों में बता दिया गया था कि चाइना की तरफ से क्या गलती है। इसके बावजूद चीन पीछे हटने को तैयार नहीं था। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीमू दौरा होता है और नीमू दौरे के अंतर्गत पीएम मोदी ने सख्त शब्दों में और खुले शब्दों में जो संदेश दिया था, निश्चित तौर पे विस्तारवादी चीन के लिए वो एक बड़ा झटका था। और उन्हें ये समझ में आ गया है कि अब पीछे हटने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और चाइना को लेकर आप देखें तो पीएम मोदी की चाहे डोकलाम को लेकर नीति रही हो या फिर वन बेल्ट वन रोड की जो नीति थी, वहां पर भारत ने अपना प्रतिनिधि तक नहीं भेजा था बातचीत करने के लिए, क्योंकि भारत को ऐसा लगता था, पीएम मोदी को ऐसा लगा, भारत की सरकार को ऐसा लग रहा था कि ये भारत की संप्रभुता के साथ ये जो कंसेप्ट है, ये जो प्रोजेक्ट है, वो उसका उल्लंघन है। और ऐसे में दो टूक शब्दों में चाइना के साथ इनकार किया। तो एक तरफ और चीन के साथ दोस्ती रखने की कोशिश की गई, तो दूसरी तरफ जब जब भारतीय हितों पे चोट पहुंचने की कोई भी आशंका दिखी, भारत ने अब बहुत सख्त तेवर दिखाए थे। और आज आप देखें कि उसी रणनीति के तहत जब ये चीन को समझ में आ गया कि पीएम मोदी नीमू जा सकते हैं, वहां अपने फौजियों के बीच सीधा संदेश दे सकते हैं कि विस्तारवादी नीति अब नहीं चलेगी। उस एक लाइन ने चीन की सरकार को, चीन की पीएलए को बहुत सख्त शब्दों में समझा दिया था कि पिछले दिनों लगातार ये चीन के मिलिट्री कमीशन को जो संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप पीछे नहीं हटे, स्टेटस को आपने बहाल नहीं किया, तो भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत व्यापक और खराब असर पड़ेगा। ये सिर्फ एक जगह सीमा का मसला नहीं है,
उसका असर ये हुआ कि आज आप देखें तो चीन की पीएलए 2 किलोमीटर पीछे गई है और लगातार ये संदेश अब दिया जा रहा है कि चीन भारत के पक्ष को भली भांति समझ रहा है। और सिर्फ ये इसलिए हुआ है कि इकोनॉमिक फ्रंट हो, स्ट्रेटजिक फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, डिप्लोमेटिक फ्रंट जिसे कह सकते हैं आप इंटरनेशनल लेवल पे, इन तीनों ही फ्रंट पे चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया। और हकीकत ये रही कि दुनिया के अधिकांश देश खुलकर भारत के साथ खड़े नजर आए। भारत अपने तरफ से खुलकर चाइना के सामने खड़ा था और वहां पर चीन के लिए मुसीबत ये थी कि दुनिया के देश उसके साथ नहीं, भारत आंख में आंख डालकर उसके बात कर रहा है। तो वैसी स्थिति में चीन की जो एक नापाक कोशिश थी पीछे हटने का, उनके देवेंद्र, मैं इस पर भी आपसे थोड़ी और बातचीत करूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई है। एलएसी के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत की जानकारी मिल रही है। गलवान के मुद्दे को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है, यह बताया जा रहा है। एनएसए अजीत डोवल और चीन के विदेश मंत्री के बीच यह बातचीत, यह बहुत अहम है। एलएसी के मुद्दे पर दोनों के बीच ये बातचीत होना, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जब नीमू से लौटे, जब लद्दाख से लौटे, तो उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी जिसमें एनएसए अजीत डोवल भी मौजूद थे। भारत का मैसेज बहुत क्लियर था और अब शायद एनएसए अजीत डोवल ने वही मैसेज विदेश मंत्री जो चीन के हैं उनको दिया है। हमारे साथ विजय लक्ष्मी इस बातचीत पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। विजय लक्ष्मी, क्या पता चल रहा है आपको? देखिए सुशांत, ये बातचीत जो है ये कल हुई है। हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उन्होंने वांग यी जो चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की है। और बातचीत की एक लाइन जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, उसमें दोनों के बीच में बातचीत में ये कहा गया कि बोथ साइड्स आर बायलैटरल रिलेशनशिप्स आर इम्पोर्टेंट एंड द टू साइड शुड नॉट अलाउ डिफरेंसेस टू बिकम डिस्प्यूट्स। डिफरेंसेस को डिस्प्यूट बनने नहीं देना चाहिए, दोनों साइड्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा। कल की जो ये बातचीत हुई इसमें बार बार ये बातचीत दोनों तरफ से कही गई कि डिसएंगेजमेंट जो है वो किया जाएगा। एलएसी पर जिस तरह से बातचीत पहले हुई है उसको दोनों साइड जो हैं वो इंश्योर करें। काफी अहम ये चर्चा जो है कल हुई है। और आज हमने जिस तरह से देखा सुशांत, डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया है या डी एस्केलेशन की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है। तो ऐसे में ये जो बातचीत कल हुई भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और चीन के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं उनके बीच में ये बहुत अहम हो जाती है। भारत ने अपनी बात जो है वो एकदम पुख्ता तौर पर चाइना को जो है वो कही गई। भारत ने कहा कि हम पीस, हम शांति की बात हमेशा से करते हैं, शांति की बात जो है वो मेंटेन बॉर्डर पर और एलएसी पर होनी चाहिए और दोनों साइड्स इंश्योर करें कि जो बातचीत लगातार हो रही है उसका इंप्लीमेंटेशन भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो, या बाकी चीजों को लेकर के जो बातचीत हो रही है दोनों साइड्स के बीच में उसका इंप्लीमेंटेशन भी हो। इसी को लेकर के कल एनएसए ने जो है वो बातचीत की चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से। और आज हमने देखा कि डी एस्केलेशन की प्रक्रिया जो है या विजय लक्ष्मी, इसमें एक सवाल लोगों के मन में ये भी होगा, अमूमन हमने देखा है कि जब ऐसी बातचीत होती है, विदेश मंत्री अगर बातचीत कर रहे हैं तो विदेश मंत्री ही सामने होते हैं, यानी दो विदेश मंत्रियों की बातचीत होती है। एनएसए अजीत डोवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक तरीके से कहिए राइट हैंड हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है, और सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, इन तमाम में अजीत डोवल की क्या भूमिका है पूरा देश जानता है। ऐसे में विदेश मंत्री की जगह एनएसए का चीन के विदेश मंत्री से बात करना, इसके पीछे क्या मैसेज है? क्या भारत कहां तक जा सकता है, भारत का रुख क्या हो सकता है, उसके स्तर पर समझाने के लिए एनएसए को चुना गया? बिल्कुल, ये एनएसए को वहां पर चुना गया। और चाइना की जहां तक बात है, क्योंकि जब यहां पर एमईए के जो सूत्र हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो काउंटर पार्ट है इंडियन एनएसए के, उनसे उन्होंने वहां पर बातचीत की है। तो चाइना का जो इंटरनल सिस्टम है उसमें जो है वहां के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर किस तरह से चीजों को देखते हैं, ये शायद जरूर एक बड़ी बात रही होगी। और इसके अलावा एनएसए की भूमिका अगर आप पीछे भी देखें तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है, चाहे फिर वो जेएनके में जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद के जो माहौल थे। और यहाँ की भी अगर हम बात करें तो बातचीत जो है वो कल यानी 5 जुलाई को बातचीत हुई है एनएसए अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं उनके बीच में बातचीत। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एक इंपॉर्टेंट लाइन लगती है कि डिफरेंसेस को डिस्प्यूट में नहीं बदलने देना चाहिए, और जो बातचीत हुई चाहे सीनियर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई या और तरह से बातचीत हुई, बार बार भारत की तरफ से यही कहा जा रहा था कि डिसएंगेजमेंट करे, डी एस्केलेशन हो चाइना की तरफ से,
और आज हमने देखा कि चाइना ने इससे पहले जो चाइना की बयानबाजी थी वो हमेशा भारत को जो है वो आरोप करता रहा और तमाम तरह की चीजें हमने चाइना की तरफ से देखी, लेकिन आज डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो है वो चाइना ने शुरू की। इस तरह की तमाम जो जानकारी है वो आ रही है और ऐसे में ये जो बातचीत कल हुई है ये जरूर अहम हो जाती है। जिस तरह से कल एनएसए अजीत डोभाल ने वहां के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर से बातचीत की, अपनी बात रखी, पुख्ता शब्दों में भारत ने अपनी बात रखी कि डिसएंगेजमेंट जो है वो होना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। जिस तरह की बातचीत हुई है या जो गाइडलाइंस दोनों तरफ से सेट की गई हैं, जो तमाम मीटिंग्स हुई लगातार एक के बाद एक, उन तमाम मीटिंग्स में जो निर्णय लिए गए, जो फैसले लिए गए वो दोनों तरफ से इंश्योर करने होंगे। भारत ने अपनी तरफ से फिर कह दिया कि हम चाहते हैं कि शांति जो है वो बहाल रहे, पूरे रीजन में शांति बहाल रहे। यही भारत का प्रयास पहले भी रहा है और यही प्रयास देखिए इस पूरे विवाद में एक बात बहुत स्टैंड आउट करती है और वो ये, जो कि इंडिया टीवी अपनी एक्सक्लूसिव जानकारी के जरिए भी बता रहा है कि भारत का स्टैंड बहुत फर्म था और चीन के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था कि इस तरीके का रिस्पांस भारत से मिलेगा। एक बार भी पलक नहीं झपकेगी भारत की जनता एकजुट होकर इस तरीके से चीन के सामान का विरोध करेगी, ऐप्स का विरोध करेगी, ऐप्स पर बैन लग जाएगा या फिर जिस तरीके से दूसरी कंपनियों को अलग अलग टेंडर जो है वो अलग अलग विभाग रद्द करना शुरू कर देंगे। इस तरीके की चीजों के बारे में चीन ने सोचा नहीं था। एलएसी पर जो स्टैंड था कि वहां पर फौज बढ़ा दी गई, वहां पर वायुसेना के जो फाइटर्स हैं उनकी गूंज सुनाई देने लगी और प्रधानमंत्री की गूंज जब एलएसी पर सुनाई दी है, चीन के लिए बहुत क्लियर मैसेज था कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, 2020 का भारत है। बहुत नुकसान हो जाएगा अगर इसके सामने यूं ही टिके रहे। देवेंद्र एक बात और बताइए, जो एक्सक्लूसिव जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं कि ये सेना चीन की पीछे जो धकेली गई उसके पीछे की कहानी क्या है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ चला है। इंडियन डायस्पोरा का इस्तेमाल हुआ, इंडियन एम्बेसीज का इस्तेमाल हुआ, अमेरिकी सेनेटर्स, कांग्रेस लीडर्स, उनका इस्तेमाल हुआ चीन पर दबाव बनाने के लिए। जी हाँ श्रीकांत, और आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी आप जो कह रहे थे कि आखिर एनएसए से बातचीत में क्या एक अलग है, क्या सिग्निफिकेंट है, तो आप देखें तो विदेश मंत्रियों की जो बातचीत होती है, जैसे ईएम भारत के एस जयशंकर और पाकिस्तानी उनके काउंटर पार्ट के साथ जो बातचीत होती है उसमें से डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होती है। मिलिट्री कमांडर्स की अगर बातचीत हो रही है तो सिर्फ मिलिट्री लेवल की बातचीत होती है। लेकिन जब एनएसए बातचीत कोई करते हैं तो एनएसए की बातचीत में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों पुट रहता है और वहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर वो जो संदेश है कितना लाउड एंड क्लियर होगा जब डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों लेवल की बातचीत एक साथ एक व्यक्ति कर रहा है। एनएसए का अपना जो डोमेन है, जो उनको पावर है, जो मैंडेट है, उसके हिसाब से इन दोनों लेवल पे वो संदेश दे सकते हैं और जाहिर तौर पे उसका बड़ा असर रहा होगा चाइना के साथ बातचीत में। दूसरी बात की जो प्रेशर बनाने की बात थी वो सिर्फ प्रेशर इस बात को लेकर नहीं बनाया जा रहा था पूरी दुनिया में और दुनिया के देशों के द्वारा कि चाइना लद्दाख में जो कुछ कर रहा है वो ना करे, बल्कि चाइना की जो ओवरऑल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, आप देखें तो दुनिया के दूसरे कई देशों के साथ भी उसकी सीमाओं को लेकर समस्या चल रही है, जो उनके जो पड़ोसी देश हैं वहां पे जबरदस्त समस्या चल रही है। दूसरी बात की ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की अभी हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और वहां पर भारत अगर उसे चुनौती दे रहा है और दुनिया के देश भारत के पक्ष को समझ रहे हैं तो चीन के लिए एक बड़ा संकट यह था कि अगर ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की हिस्सेदारी हटती है या घटती है और भारत उस जगह को फिलअप करता है तो इकोनॉमी के लिहाज से चीनी कंपनियां बदहाल हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कितनी बड़ी हिस्सेदारी आपकी है और बाहर के दुनिया के देशों से आप कितना ज्यादा पैसा लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ चाइना इस बात पर टिका हुआ है और वहां पर अगर उसको संकट दिख रहा था जैसा कि इस मामले में दिखा तो चीन के पास और भी कोई चारा नहीं था। दूसरी बात अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट पे भी देखें तो हुआई कंपनी को लेकर वहां पे पोम्पियो ने अमेरिकन सेक्रेटरी ने जो कुछ कहा उस समझिए कि चाइना के लिए कितनी मुसीबत की बात थी। चीन के ऐप को जो प्रतिबंधित किया गया तकरीबन 50 बिलियन यूएस डॉलर के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कि चीन की वो कंपनियां कितनी ज्यादा परेशान होगी है। उसमें से बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिसको पर्दे के पीछे चीन की सरकार चलाती है, तो वहां पर उन्हें सीधे सीधे ये समझ में आ रहा था कि भारत के इस अप्रोच को हैंडल करना उनके लिए अब संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर समस्या सिर्फ इस बात की नहीं है कि वहाँ पे गलवान में या फिर बॉर्डर पे वहाँ पे लेह लद्दाख में आप कैसे निपट रहे हैं, बल्कि समस्या इस बात की है कि ओवरऑल भारत के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ भारत के संदर्भ में जो कंडीशन है, जो इक्वेशन है, उसका कितना एडवर्स इफेक्ट आपके हालात पे पड़ता है और तब चाइना के पास और कोई विकल्प नहीं बचा। देवेंद्र देखिए इसमें बहुत क्लियर है कि सरकार चौतरफा घेर रही थी चीन को और जो लोग ये पूछते हैं कि अरे ऐप बैन कर देने से क्या हो जाएगा या एक मोबाइल तोड़ देने से या टीवी तोड़ देने से या सामान का विरोध कर देने से क्या होगा, देखिए कई बार मैसेज देना बहुत जरूरी होता है।
जब आजादी के पहले हमने इस पर भी पहले भी चर्चा की है कि आजादी के पहले अगर आप ये सोचते कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, विदेशी सामान का बहिष्कार करेंगे तो अंग्रेजी सेना का क्या हो जाएगा, उनका तो दुनिया भर में साम्राज्य है। तो वो मैसेज अंग्रेजों को नहीं जाता जो गांधी जी देना चाहते थे। वही आज स्थिति थी कि आप मैसेज दे रहे थे और वो मैसेज इतना लाउड एंड क्लियर था, वो आज दिख रहा है। यह सुशांत, और जैसे आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऐप के बारे में जो फैसला किया गया था, सिर्फ वो एक फैसला नहीं था। आप इसके अलावा आप देखें तो रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द किए जा रहे हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट जिसमें चीन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसके टेंडर वगैरह में भारत में, वहां पे उसे सीधे मना किया जा रहा है। भारत के सड़क परिवहन मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि चीन या चीन के किसी भी साझेदार को हम इस बात की अनुमति नहीं देंगे कि हमारे यहाँ के किसी प्रोजेक्ट में वो शामिल हों। एमएसएमई को लेकर उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि चाइना से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं होगा। उसके बाद ऊर्जा क्षेत्र में तकरीबन 20 से 21 हजार करोड़ रुपए का तो सीधे चीन को झटका लगेगा, जब ऊर्जा मंत्री ने यह कहा कि विद्युत के क्षेत्र में चीन के जो उपकरण है उसका आयात हम नहीं करेंगे। आगे आने वाले दिनों की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्ट्री कई अलग अलग इंपोर्ट्स को लेकर उस पर अध्ययन कर रही है कि कहां से भी अभी जो चीन से सस्ता आयात होता है किस तरह से हम उसे रोकें, और उसके लिए हमारे पास क्या विकल्प है, उसके लिए इंडस्ट्री से राय ली जा रही है। आने वाले दिनों में स्टील, प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, इन सारे सेक्टर में चीन को झटका देने की तैयारी की जा रही है। और वहां पर निश्चित तौर पर ओवरऑल आप देखें तो चीन के लिए इस इकोनॉमिक झटके को सह पाना आसान नहीं था। दूसरी चीज की डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने बात की कि न सिर्फ भारत के साथ बल्कि दुनिया के तमाम दूसरे देशों के साथ उसके ऊपर प्रेशर था, उसे ऐसा लगा कि वो अलग थलग हो जाएगा। तीसरी चीज की मिलिट्री लेवल पे भारत ने जो तैयारी वहां पे कर रखी है, वहां पे भी उसे ये समझ में आया कि ये वो भारत नहीं है जो कि दबाव में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आप देखें तो चौतरफा घिरा हुआ चीन, उसके पास और कोई विकल्प नहीं था और एक सामूहिक स्ट्रेटजी के तहत ही आप चीन को काउंटर कर सकते थे। चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता था कि आप मिलिट्री लेवल पे उसको हैंडल कर लें, क्योंकि उसके लिए आपको चौतरफा नीति की जरूरत थी, रणनीति की जरूरत थी, और वो भारत की सरकार ने दिया और आज से उसका रिजल्ट दिखना शुरू हुआ है। जी श्रीराम। विजयलक्ष्मी, जो भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान आया है उसके कुछ और अहम पॉइंटर्स अगर आप बता सकें, उसमें क्या बताया गया है? और उसमें जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूं उसमें यह लिखा गया है कि दोनों ही देश फेज्ड वाइज मैनर में डीएस्केलेट करेंगे हालात को वहां पर एलएसी पर। और एक लाइन जो मुझे बहुत अहम दिख रही है कि शुड स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड शुड नॉट टेक एनी यूनिलैटरल एक्शन टू ऑल्टर द स्टेटस को। यानी भारत ने बहुत स्थिति स्पष्ट कर दी इस बातचीत में भी एनएसए ने कि जो 2020 का अप्रैल 2020 का स्टेटस को है वही मेंटेन करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुशांत, जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए। हमारी तरफ से एनएसए अजीत डोवाल स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं और चाइना की तरफ से उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये दोनों स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत हुई है, अगर हम कहें जो कल 5 जुलाई को दोनों के बीच में बातचीत हुई है। और मेन जो बातचीत है, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, द टू स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स अग्रीड दैट बोथ साइड्स शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम द consensus of the leaders that maintenance of peace and tranquility in the India-China border areas was essential for the further development of our bilateral relationship। यानी दोनों देशों के लिए, दोनों देशों की द्विपक्षीय जो रिश्ते हैं वो सही से बने रहें, ठीक से रहें। इसलिए पीस और जो शांति और सौहार्द है वो बॉर्डर पे बने रहना दोनों ही देशों के लिए जरूरी है। ये बातचीत जो है दोनों ने एक दूसरे से जब बातचीत, विजयलक्ष्मी इसको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ देवेंद्र बने हैं, विजयलक्ष्मी बनी हुई हैं, हमारे साथ सीनियर एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ गए हैं, वो एलएसी पर अपडेट भी देंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर लौट रहे हैं।